हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 सेल बायोलॉजी क्लास 11th एंड हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन अगर हम लोग देखें तो पहला लाइन है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा इनका साइज कितना है, तो साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। फिर प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S यानी 70S टाइप के हो सकते हैं। एस है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये एक तरह का कॉफिशिएंट है। यहाँ पे इस टॉपिक में राइबोसोम्स के बारे में बहुत सरफेस लेवल की ऊपर ऊपर की जानकारी दी गई है। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप के पाए जा सकते हैं, जिनकी दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S दूसरी 30S। राइबोसोम के बारे में स्पेशल पॉइंट क्या है, याद रखना है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन यहाँ पे बनती है या सिंथेसाइज होती है। सिंथेसाइज का मतलब बनना। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कई राइबोसोम्स यानी कि सेवरल सेवरल मतलब कई राइबोसोम्स आपस में अटैच हो सकते हैं। में अटैच किसे अटैच हो सकते हैं? में अटैच टू अ सिंगल mRNA। तो कई राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से अटैच हो सकते हैं, और अगर जब अटैच हो जाएंगे तो अटैच होकर के क्या बनाएंगे? एक चेन बना लेंगे। उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। तो पॉली क्यों बोला? पॉली मतलब बहुत, और ढेर सारे राइबोसोम आ गए, आकर के mRNA से चिपक गए, तो अब इसलिए हमने बोल दिया उसको पॉलीराइबोसोम। या फिर एक दूसरा नाम भी होता है पॉलीसोम। दूसरा नाम क्या है? पॉलीसोम। तो पॉलीसोम बोलो या पॉलीराइबोसोम बोलो, एक ही चीज़ है, राइट। तो कई सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से जब जुड़ जाते हैं तो एक चेन बना लेते हैं। उस चेन को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी बोल सकते हैं। अब ये पॉलीसोम के अंदर जो आरएनए राइबोसोम आया है, पॉलीसोम के अंदर जो राइबोसोम आया है, ये करेगा क्या? ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखते हैं इस लाइन में। जो राइबोसोम पॉलीसोम का है यानी कि पॉलीसोम जिससे बना, वो वाला राइबोसोम ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेशन का पूरा एक मेथड है जो कि जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्लास 12th का टॉपिक है। तो राइबोसोम जो होता है पॉलीसोम के अंदर का, वो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करता है। किसमें ट्रांसलेट करता है? प्रोटीन्स में करता है। अब ट्रांसलेशन को हम लोग जेनेटिक्स में समझेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिक जानकारी चाहिए सिर्फ कि पॉलीसोम के राइबोसोम क्या करता है? mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन था यहाँ पे राइबोसोम के बारे में। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में है। छोटा सा टॉपिक है ये। इंक्लूजन बॉडीज। देखो, इंक्लूजन बॉडीज क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, ये देखते हैं पहले। ऐसा होता है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, कुछ फूड मटेरियल रिजर्व करके रखना पड़ता है ना इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर का जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसे स्टोर करना पड़ता है। जो रिजर्व, रिजर्व का मतलब ये स्टोर करने वाला ना, तो रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, बचा रहे हैं अपने लिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती हैं? अपने अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। तो स्टोर करने के लिए उन्हें एक जगह तो चाहिए कि स्टोर करेंगी कहाँ, है ना। तो स्टोर कहाँ करती हैं? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टोर करती हैं। और किसका साइटोप्लाज्म, सॉरी किस फॉर्म में करेंगी? सेल का साइटोप्लाज्म होगा ना। तो रिजर्व फूड मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ
इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअल में क्या है? ये वही रिजर्व फूड मटेरियल है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर कर रही है। और ये जो बॉडीज हैं इनके बारे में स्पेशल बात ये है कि ये नॉट बाउंड, स्पेशल पॉइंट है नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इनको हम बोल सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज आर जीरो मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज, ठीक है, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरा पॉइंट स्पेशल क्या है? ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती हैं, मतलब किसी से भी अटैच नहीं, बंधी नहीं है, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब इंक्लूजन बॉडीज के कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, तो एग्जांपल्स क्या हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये ऊपर वाला पॉइंट जो था ना, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, 2020 में ही अभी पूछा गया है नीट में। और फास्फेट ग्रेन्यूल्स की बात करें 2015 में पूछा गया, ग्रेन्यूल से भी सवाल आया था। फास्फेट ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ये सब ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ये इंक्लूजन बॉडीज के ही एग्जांपल्स हैं। तीसरा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये तीन क्या हो गए? तीनों इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल हैं। बॉडी इंक्लूजन बॉडीज क्या आती है? रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल जिस फॉर्म में स्टोर हो रहा है उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कह रहे हैं, जैसे कि फास्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। एक लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे इस टॉपिक का कि गैस वैक्यूल्स के बारे में। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल कहाँ पाई जाती हैं? आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड blue green and purple and green photosynthetic बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन वाला हो गया, पर्पल एंड ग्रीन वाला हो गया, इनके अंदर गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक था राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, जो कि फिनिश हो गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या है। ऐसा रिजर्व फूड मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, या फिर ये कह लो कि रिजर्व फूड मटेरियल को इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करती हैं। दूसरा, ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती हैं। इनके तीन एग्जाम्पल हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और गैस वैक्यूल के बारे में बात करें तो ये ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनिश। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो टॉपिक था पूरा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। एनसीईआरटी में पेज नंबर 129 पे आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज एंड यूकैरियोटिक सेल का भी टॉपिक उसी पेज पे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएगा। इसमें प्रोटिस्ट आते हैं। अभी प्रोटिस्ट क्या है? क्लास 11th का यूनिट 1 में हमको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं? प्रोटिस्ट हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं,
एनिमल भी हो सकते हैं और फंजाई। तो बेसिकली कह सकते हो बैक्टीरिया को छोड़ के, बैक्टीरिया जो हम प्रोकैरियोट्स के 3-4 एग्जांपल पढ़े थे ना, बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, इन्हें अगर सब छोड़ दें तो बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, यानी बाकी सबका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सबके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, राइट। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्पेशल पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड से ऑर्गेनल्स मिलते हैं, न्यूक्लियस पूरा वेल डिफाइंड होता है, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल तरह का कंपार्ट्स बने होते हैं, मतलब फिक्स जगह होती हैं कि कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे गोल्जी बॉडी है, कहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गन है ना, तो इस तरह से कंपार्ट बना होता है। तो इसको एनसीईआरटी में इस तरह से लिख दिया गया है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, या ऑर्गेनल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आएगा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है, कंपार्ट बने होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की प्रेजेंस की वजह से, है ना। यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, ये ऑलरेडी पता है आपको। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अलावा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा इसके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, लोकोमोटरी यानी चलने वाले, लोकोमोशन करने वाले, लोकोमोटरी एंड साइटो स्केलेटल यानी सेल का जो स्केलेटल बनाते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। किस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में कुछ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं, तो आंसर आएगा नो। लिखेंगे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जैसे कि प्लांट की सेल अलग होगी, एनिमल की सेल अलग होगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों ही डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो इसके पास सेल वॉल मिलेगा, प्लांट के पास सेल वॉल मिलेगा, प्लास्टिड भी मिलेगा और एक लार्ज वैक्यूल भी मिलती है। तीनों पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो ये तीनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे ये एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, मतलब ना तो सेल वॉल मिलेगी ना प्लास्टिड मिलेगा।
और वैक्यूल भी लगभग सभी एनिमल सेल में अब्सेंट ही होता है, बस कुछ एनिमल सेल्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर पाया जाएगा तो स्मॉल होगा, स्मॉल इफ फाउंड, अगर पाया जाएगा तो। ठीक है। इसके अलावा देखो अभी आपने देखा ना यहाँ पे सेल वॉल की बात की, वो भी प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। प्लास्टिड की बात की, वो भी प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। लार्ज वैक्यूल की बात की, वो भी प्लांट में है और काफ़ी एनिमल्स में नहीं है, कुछ में है, और है जिनमें उनमें भी काफ़ी छोटी है या डिमिनिस्ड बोल देते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में मिल रही हो लेकिन प्लांट में ना मिले? तो ऐसा पॉइंट आता है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल्स एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाएंगे। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल अब्सेंट है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है कि सेंट्रियोल प्लांट में अब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। बाकी सारी चीज़ें प्लांट में प्रेजेंट हैं लेकिन एनिमल में अब्सेंट हैं, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है। देखो जब 1950s की बात आई, 1950 के समय की बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी उस समय पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट या हो चुका था। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आई थी तब तक हम सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानते ही नहीं थे, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती तो हम पहले ही देख लेते। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया तब तक हमने सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख पाया। बाद में इनको चेक किया गया कि एक्चुअल में सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, राइट। हालांकि कुछ केमिकल स्टडीज जो थी वो पहले ही पढ़ी गई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन का कुछ केमिकल स्टडीज की गई थी, जैसे स्पेशली ऑन ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का केमिकल स्टडी किया गया और इससे हमें ये पता चला, यानी कि साइंटिस्ट को ये पता चला कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। कब पता चला? जब साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन को ह्यूमन आरबीसी के अंदर देखने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। और वो स्टडीज़ क्या बताती थी, ऐसी केमिकल स्टडीज़, तो फिर क्या बताया इन्होंने किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। इन स्टडीज़ ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली, सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में सीएम लिख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में पीएम लिख देते हैं, वो एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, कि सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड क्या होता है? फैट, है ना, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। और इसमें यह भी बताया कि जो मेजर लिपिड है, यानी कि ज़्यादातर जो लिपिड का पोर्शन है वो कैसा है मेजर में, वो फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स मतलब फास्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट वाला, PO4 होता है उसमें। ठीक है, तो ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी है और उसमें भी लिपिड जो है वो कौन सा है? फास्फोलिपिड है। और फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट भी बताया कि आखिर फास्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है। तो पता चला फास्फोलिपिड बाई लेयर, यानी दो लेयर एक दूसरे के ऊपर बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। बाई लेयर अरेंजमेंट देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, फिर और भी कुछ चीज़ें थी कि जो लिपिड्स हैं
वो अरेंज है। कहाँ, किसके अंदर अरेंज होता है? अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद। तो ये तो यहाँ पे बता दिया गया कि ना कि बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होगा फास्फोलिपिड्स, लेकिन जो लिपिड था वो मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से एक्चुअल में अरेंज था, मतलब कैसा दिख रहा था? विद द पोलर हेड, कि उसका लिपिड का जो हेड होता है, पोलर हेड होता है, वो टूवर्ड्स द आउटर साइड था। लिपिड का हेड किधर था? टुवर्ड्स द आउटर साइड था। तो लिपिड के बारे में ये स्पेशल पॉइंट पता चला कि भाई लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर, उसका जो पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और दूसरा हिस्सा लिपिड का टेल वाला है ना, वो नॉन पोलर होता है। तो दूसरा हिस्सा कौन सा था? नॉन पोलर टेल। एक हेड था, दूसरा टेल थी। तो लिपिड का जो हेड है वो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लगा पड़ा है, और लिपिड का जो नॉन पोलर टेल है वो किस तरह का है, एक्चुअल में कैसा बना है, पहले तो ये देख लेते हैं। नॉन पोलर टेल कैसी थी? ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 में केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई थी नॉन पोलर टेल, और ये इज प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट हो रही थी, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। राइट। तो लिपिड के हेड की बात करें तो जो कि बाहर की तरफ था, और नॉन पोलर टेल क्या होती है? नॉन पोलर टेल प्रोटेक्ट करती है कहां से? एक्वस एनवायरमेंट से, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। ये भी पॉइंट हुआ। नेक्स्ट आता है इन एडिशन टू फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के अलावा, इन एडिशन टू phospholipids, in addition to phospholipid membrane, इनके पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि केवल फास्फोलिपिड्स ही था, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी था। और जो लिपिड का कंपोनेंट है, लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है, पूरी मेम्ब्रेन तो लिपिड नहीं है, बट लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसका जो लिपिड कंपोनेंट है वो मेनली क्या कंसिस्ट करेगा, यानी उसके पास मेनली क्या क्या होगा? मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड, मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स। जैसे हमने पढ़ा, फास्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन के पास में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, और मेम्ब्रेन की जो लिपिड कंपोनेंट है, जहाँ पे स्पेशली लिपिड का कंपोनेंट है, वहाँ पे फास्फोग्लिसराइड भी होता है। ये चीज़ कब पता चली थी? जब केमिकल स्टडी हुई थी, है ना। तो केमिकल स्टडी में क्या क्या पता चला? नंबर 1 कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी है। नंबर 2 मेजर लिपिड फास्फोलिपिड है। नंबर 3 ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज है। नंबर 4 पे आएगा, इसमें एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है। पोलर हेड बाहर की तरफ रहता है, और जो नॉन पोलर टेल होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है, जो कि प्रोटेक्टेड रहती है किससे? एक्वस एनवायरनमेंट से, है ना। तो कह सकते हैं कि दिस इंश्योर, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और ये इंश्योर हुई क्यों? क्योंकि जो टेल होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से हेट करने वाली, हाइड्रोफोबिक।
पानी से बची रहती है। हाइड्रोफोबिक तेल ये अंदर की तरफ होती है। जैसे पानी में आप ऑयल मिला दो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑयल की जो लेयर होती है वो वाटर से हाइड्रोफोबिक है ना। अगर तेल की बूंद पानी में पड़ जाए तो उस पर पानी नहीं चिपकता, बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक उसी तरह का ये भी रहता है। अब आते हैं, बाद में कुछ और इन्वेस्टिगेशंस किए गए। सो लेटर, पहले तो हमने केमिकल स्टडीज़ की थी, इस बार बायोकेमिकल स्टडीज़ की हैं। तो लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हुए। उनसे क्लियरली ये बात पता चल पाई कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, जबकि पहले ये बात नहीं पता थी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में नहीं बता रहता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट्स कब आया, जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है। और रेशियो जो था इनका, लिपिड तो पहले ही पता चल गया था ना, कार्बोहाइड्रेट बारे में एक्स्ट्रा से पता चला। तो लिपिड एंड प्रोटीन है ये पता चला केमिकल स्टडीज़ में। उसके बाद जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुए तो पता चला कार्बोहाइड्रेट भी इसके पास है। अब इनका रेशियो भी पता चल चुका, पहले रेशियो नहीं पता था कि ये कितना हिस्से में होती हैं। रेशियो पता चला, प्रोटीन एंड लिपिड का वो अलग अलग सेल में अलग अलग वैरी कर रहा है। तो रेशियो था लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड का, प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है वो वेरिएबल था, अलग अलग था हर सेल के टाइप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हम देखें, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो एरिथ्रोसाइट भी लिख के आ सकता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट या ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन पे अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन मिलेगी एंड 40% लिपिड्स मिलेंगे। 52% प्रोटीन मिलेगी एंड 40% लिपिड मिलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अभी ये टॉपिक पूरा फिनिश नहीं हुआ है, तो टाइम की कमी की वजह से इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में इसके बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।